वेलकम एवरीबॉडी। जो हमारा लास्ट लेक्चर था क्लास 10 लाइट चैप्टर का, उसमें हमने मिरर्स को कवर किया था। हमने आपको बताया था कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये हमने कवर किया। उसके बाद हमने जो लाइट के रिफ्लेक्शन के केस में वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कवर किए। साथ में हमने कवर किया कि रिफ्लेक्शन क्यों होती है, नॉर्मली किसके केस में होती है, लाइक मेटल्स के केस में होती है। उसके आगे हमने ये अलग अलग टाइप के सरफेसेस को कवर किया था, और उसमें हमने प्लेन और कर्व्ड सरफेसेस को कवर किया था और कर्वेचर को देखा था। उसके बाद जो कर्व सरफेसेस थे उसके अंदर हमने कन्वेक्स और कनकेव सरफेस को कवर किया था, और आपको उनकी एक बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी समझाई थी कि नॉर्मली कैसे किसी मिरर को या कर्व सरफेस को बनाया जाता है, कैसे उसको काटा जाता है, कैसे उसके अंदर लेयर्स होती हैं और ईच लेयर का काम क्या होता है। तो हमने ये सब चीजों को डिस्कस किया था। अभी हम जो कर्व सरफेस थे या स्फेरिकल मिरर्स जिनको बोलते हैं, हम उनसे आगे बढ़ेंगे, और उनसे आगे बढ़ते हुए ये जो कर्व सरफेसेस थे हमारे पास, इसमें कन्वेक्स और कनकेव ये दोनों सरफेसेस थे। अब हम इनके लिए कुछ टर्म्स सीखेंगे कि जिनके बेसिस पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस से रिलेटेड किसी भी वैल्यू को आप डिफाइन कर पाओगे। मींस आगे जाके हमें इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना होगा, इमेजेस को बनाना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, और वो टर्मिनोलॉजी को हम अब डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर गोइंग एनी फर्दर फॉरवर्ड, आपके अगर हमारे प्रीवियस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो, कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। हम वहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। साथ में अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको इससे कुछ वैल्यू मिल रही हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो रही हो, तो प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक के केस में हमने आपको ये 3 लेयर सिस्टम दिखाया था कि कैसे जो मिरर होगा उसके अंदर 3 लेयर्स होती है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम हर बार ये 3 लेयर्स नहीं बनाने वाले। हम नॉर्मली मिरर जब भी लेंगे तो हम एक सिंगल लेयर से ही मिरर को रिप्रेजेंट करेंगे, और आप ये अज्यूम करके चलोगे कि जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है इसको सिंगल लेयर से, इसके अंदर ऑलरेडी 3 की 3 लेयर्स हैं। ये जो तीनों लेयर का वर्क है, ये नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में जब मिरर की कंस्ट्रक्शन होती है वहां पे काम आता है। फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज हम उसको एक सिंगल लेयर से ही तीनों को एक ही में लेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हमें इसकी वर्किंग पता है कि इसकी वर्किंग क्या होगी। जो इसकी बीच वाली लेयर है, जिसको मिरर लेयर भी बोले, मेटल की जो कोटिंग है, जो हमने रेड वाला पार्ट आपको दिखाया था, इसका काम होता है रिफ्लेक्शन करना, और बाकी का जो क्या है, बाकी की दोनों एक टाइप से प्रोटेक्शन करती हैं इस लेयर की। सो जस्ट हम उसी की बेसिस पे सारा का सारा अपना आगे का वर्क करेंगे, और सिंगल लेयर के फॉर्म में ही इनको शो करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है फ्यू टर्म्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। So our today's first topic is some basic terms related to mirrors. तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई मिरर है, हम स्टार्टिंग के लिए उसी को कॉपी कर लेते हैं। ये जैसे हमारे पास एक मिरर है, तो
जो ये मिरर होता है इसका एक सेंटर होता है, इसका एक सेंटर होता है और वो सेंटर समबडी यहां पे होगा। वो क्या होगा, इससे ऊपर के और नीचे का जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होगा, लाइक दिस। ये अगर आपके पास ये डिस्टेंस है और दूसरा आपके पास ये पहला ग्रीन वाला डिस्टेंस है और दूसरा आपके पास ये पिंक वाला डिस्टेंस है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो ये सेंटर इसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट टू बॉटम एंड सेंटर पॉइंट टू टॉप जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल होंगे और इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। हम इसको लिख देते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है पोल। तो पहला हमारे पास है दैट इज पोल। तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ लाइट स्ट्राइक्स here horizontally, then it gets reflected back to its original path। कैसे शो करते हैं आपको, ये हमारे पास फिर से मिरर आ गया, यहां पे ये पोल है, तो क्या है, हॉरिजॉन्टली लाइट की कंडीशन क्या है, उसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो सपोज कीजिए लाइट रे है, हम इसको रेड कलर से शो करते हैं, ये कोई लाइट रे ऐसे आती है और जब वो अगर वो पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वो एज इट इज वापस चली जाएगी और हम इसको वापस वाले को मीन्स हमने वापस वाले को इसको ब्लू से शो किया है, या हम ऐसा करते हैं इसको डबल शो करके दिखाते हैं। तो ये तो हो गया इंसिडेंट लाइट। अब ऐसे ही जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी इसी केस में, ये यहां पे आके लाइट टकराई और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो यहां से ये ऐसे वापस चली जाएगी। तो ये ऐसे एज इट इज वापस चली जाएगी। ये इंसिडेंट लाइट थी और ये वापस रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाएगी और इसमें जो ब्लैक पार्ट है वो है पोल। और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइट के लिए वैलिड है। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर ये मिरर है, यहां पे पोल है और अगर लाइट ऐसे आती है कि वो टिल्टेड आती है, मींस हॉरिजॉन्टल नहीं आती, अगर लाइट ऐसे आ रही है, अगर इंसिडेंट लाइट ऐसे है, तो अब वो एज इट इज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाएगी। अब वो क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता था कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं और कहां से मेजर किए जाते हैं, नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। तो इसमें नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा
ये होगी आपकी इंसिडेंट रे। इसके केस में भी ये इंसिडेंट रे है। ये है रिफ्लेक्टेड रे। और यहां भी ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई, एंगल आर। तो ये रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। चाहे कोई भी पॉइंट हो मिरर के ऊपर, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, ये लॉ हमेशा वैलिड रहेगा ही रहेगा। और तो क्या ये लॉ यहां पे भी वैलिड है? यहां पे भी वैलिड होगा। जब हॉरिजॉन्टल रे आएगी तब भी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेगा। कैसे? यहां पे जो नॉर्मल होगा वो भी इसी के पैरेलल होगा। यहां पे नॉर्मल कुछ ऐसे आएगा, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो जाएगा 0। और जब यहां पे भी नॉर्मल ऐसे ही आएगा तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो जाएगा 0। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? 0। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? 0। तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ही है। ओके, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज होल्ड करता है। और हमने पोल के लिए आपको दो केसेस बता दिए कि अगर पोल पे हॉरिजॉन्टल लाइट, फ्लैट लाइट आती है तो वो सेम पाथ पे वापस चली जाती है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाती है। बट अगर किसी एंगल पे लाइट आती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है और फिगर आपका कुछ ऐसे बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। अगर किसी अलग एंगल पे आती है तो थोड़ा सा डिफरेंट फिगर बनेगा। अब आता है सेकंड पार्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेकंड टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब हमने आपको बताया था कि मिरर्स को एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, तो हमने आपको बताया था कि जब भी मिरर बनता है तो मिरर को सीधा नहीं बनाया जाता। वो क्या किया जाता है, पहले एक बोल तैयार की जाती है ग्लास की, फिर उसके अंदर कोटिंग की जाती है, या आप बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कोटिंग की जाती है, और फिर उसके ऊपर एक और ग्लास की बोल चढ़ाई जाती है। मीन्स आप ऐसे कर सकते हो कि एक बोल बनाई जाएगी, एक बोल तैयार की गई, किसकी? ये है प्लास्टिक कोटिंग। बिकॉज जो ऊपर हम आपको मिरर दिखाएं, तो जो हमारा मिरर है ये वाला, इसकी जो सबसे अंदर वाली, सबसे ये बैक वाली लेयर है, ये किसकी बनती है? प्लास्टिक की बनती है, या प्रोटेक्शन मटेरियल होता है। फिर होता है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, और फिर होता है ग्लास। तो अगर आपको ऐसे मिरर बनाना है कोई, तो आप इसको रिवर्स प्रोसेस में स्टार्ट करोगे। आप क्या करोगे, आप पहले क्या बनाओगे? पहले लेयर बनाओगे, लेयर ऑफ प्रोटेक्टिंग शीट। ये ब्लैक वाली आपकी प्रोटेक्टिंग शीट हो गई। अब इसके ऊपर आप बनाओगे लेयर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, जो कि नॉर्मली क्या होता है? सिल्वर होता है। तो इसको हम, अब इसके ऊपर हम ये प्रोटेक्शन वाली शीट बनाते हैं। ये सपोज हम ब्लू कलर से बना रहे हैं। सो अब ये अप्रोक्सीमेट ही हम इसको बना पा रहे हैं। एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ टाइन अप करवा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ पा रहे हैं।
कि जो ब्लू वाली है वो सिल्वर की लेयर हो गई। अब थर्ड होती है, जो थर्ड इसके ऊपर लगाया जाता है ग्लास लेयर, जो कि लाइट को अंदर आना अलाउ करेगा। तो हम उसको रेड से बनाते हैं। सो तो देखिए हमारे पास ये स्फीयर बन जाता है, जिसमें एक लेयर ग्लास की है, फिर अंदर एक रिफ्लेक्टिंग लेयर है, और फिर उसके अंदर एक प्रोटेक्शन शीट है जो प्लास्टिक की है। अब क्या किया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है ऐसे। और ये आपके पास दो मिरर बन जाते हैं, ये बन जाता है कन्वेक्स मिरर, और ये बन जाता है आपके पास कनकेव मिरर। ओके, सो मिरर बनने से पहले, ये क्या था, सब एक स्फेयर था। बिफोर कन्वर्टिंग इनटू मिरर, whole mirror was a part of sphere। पहले ये एक बॉल का हिस्सा था, पूरी पूरी जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है। तो जो दोनों मिरर है वो पहले एक बॉल का हिस्सा थे, और उस स्फेयर की कोई रेडियस थी जब उसको बनाया गया था। सो रेडियस ऑफ दैट स्फेयर is known as radius of curvature, and center of that sphere is known as center of curvature। तो जो इस स्फेयर की जो रेडियस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। सपोज कीजिए ये उसका सेंटर है, तो ये तो क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फेयर की जो रेडियस थी, मान लो ये रेडियस है आर आर, तो ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों चीजें कब डिसाइड हो जाती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब मिरर को बनाया जा रहा हो, जब उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तब ये दोनों चीजें डिसाइड हो जाती है। फिर एक और टर्म है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारी थर्ड टर्म होगी इससे रिलेटेड। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इट इज ए horizontal axis passing through pole of the mirror। ये तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है। और अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो इसको लिखा जा सकता है, इट इज ए लाइन दैट passes through pole of the mirror and
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जो ये वाली डेफिनेशन है ये ऑलवेज वैलिड रहती है, ये एक कंडीशनल डेफिनेशन है ऊपर वाली। तो आपको समझाते हैं कि कैसे दोनों में डिफरेंस कैसे आता है और प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है, ऑन डायग्रामेटिकली प्रिंसिपल एक्सिस क्या आता है। तो हम ये कनकेव मिरर ले रहे हैं, इसमें हमने बताया था आपको कि इसका जो पोल है, पोल यहाँ पे है, ये इसका पोल है। और अब देखो ये इस टाइप का मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा कहीं पे, जैसे ये था। जो कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड में राइट डायरेक्शन में जो कनकेव है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। सो ये कनकेव है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा यहाँ पे कहीं पे। तो सपोज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक लाइन होती है जो इन दोनों से पास होती है। तो हम उसको रेड कलर से शो करते हैं। तो ये जो लाइन है, ये यहाँ पे, हाँ, ये जो लाइन है ये लाइन होगी प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों से पास करती है। ओके, अब जो ऊपर वाली डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू पोल ऑफ द मिरर, तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मली वो भी इस डेफिनेशन, इस कंस्ट्रक्शन में फिट होता है। डिफरेंस कहां पे आ जाता है, अगर आपके पास लेंस सिस्टम ऐसे है कि आपका जो मिरर है उसको ऐसे रखा गया है, जिसकी वजह से उसका पोल यहां पे है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है। तब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होंगी, तब हम कोई हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो दोनों से पास हो जाए। तो उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे आता है, इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा। अगर आपके पास कोई किसी एंगल पे मिरर है, सपोज कीजिए मिरर ऐसे है, ये ऐसे मिरर है आपके पास, तो इसका जो पोल होगा वो होगा इसका पोल, और ये था इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो हमारे पास अगर थोड़े से एंगल पे कोई मिरर है तो यहाँ पे इसका पोल होगा और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको हम सी आर बोलते हैं। पोल को नॉर्मली पी से डिनोट किया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होगा, वो लाइन ऐसे पास करेगी। स्लाइटली, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा अगर हमारे पास जो लेंस है, हमारा जो मिरर है वो थोड़ा टिल्टेड है। तो हमने आपको सभी केसेस बता दिए कि ये होता है प्रैक्टिकल केस। नॉर्मली आप जितना भी स्टडी करोगे वहां पे हमेशा आपको जो आपका मिरर है वो ऐसे दिखाई देगा। ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे कभी कभी मिरर को वर्टिकल पोजीशन में रख दिया जाता है, तब आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस इस कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। और इन रेयर केस मिरर को ऐसे रखा जा सकता है, और
इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है कि मिरर्स को जब इसमें रखा जाता है, आपने कभी अगर डिश एंटीनास देखे हो तो जो डिश एंटीना होता है उसकी शेप ऐसी ही होती है। डिश एंटीनास होते हैं जो वो जो स्पेस से सिग्नल कैच करते हैं वो ऐसे ही सिग्नल कैच करते हैं और वो ऐसे उनको कैच करके फोकस करते हैं। जो हमारे रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं जो नासा, इसरो और जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो लगाते हैं, वो भी इसी टाइप के मिरर्स को यूज करते हैं। वो सभी के सभी मिरर्स यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर्स बोलते हैं उनको, और उनकी शेप ऐसी होती है। तो उनके प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होते हैं, इस थोड़े इंक्लाइंड होते हैं, थोड़े वो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाते हैं और वर्टिकल से भी, दोनों जगह से एंगल पे होते हैं। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं। हम जब स्टडी करते हैं हम नॉर्मल इसी केस में स्टडी करते हैं बिकॉज ये सबसे सिंपल होता है इसको सोल्व करना और समझना, इसलिए हम सबसे बेसिक केस पे स्टडी करते हैं। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे पास, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सभी टर्म हम कवर कर चुके हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कवर कर चुके हैं। अब हम किसी भी मिरर के ऊपर लाइट डाल के देखते हैं कि क्या होता है कि जब किसी मिरर के ऊपर लाइट आती है। और लाइट डालने से पहले हमें लाइट सोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अबाउट लाइट सोर्स। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी हम किसी लाइट सोर्स को अज्यूम करते हैं, वी अज्यूम दैट light source is sending parallel rays। मीन्स अगर कोई लाइट सोर्स है, सपोज कीजिए ये एक लाइट सोर्स है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि इससे जो लाइट्स आएंगी सभी की सभी, ये जैसे ये इससे पहली रे है, ये दूसरी रे है, ये तीसरी रे है, ये चौथी रे है, इससे ये लाइट की रेज आ रही है। तो इट इज अज्यूम्ड कि पहली रे, सेकंड रे, थर्ड रे और फोर्थ रे एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल चलेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सोर्स ऐसा है, ये आपका सोर्स है और उससे कुछ ऐसी रेज आने लग जाए। मीन्स आपकी थ्योरी में ऐसा कभी नहीं होगा, रियलिटी में ऐसा हो सकता है, बट जो हम जब भी हम कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम कभी भी ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि ये पहली लाइट हो गई, ये दूसरी लाइट है, ये तीसरी लाइट है, यहाँ पे देखिए दो रेज एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये थर्ड लाइट है। तो ऐसा हम कभी भी अज्यूम नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कब होता है ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल कब होता है? जब क्या हो, हमारे पास दो केसेस में पॉसिबल होता है। पहला क्या है, लाइट सोर्स इज टू स्मॉल, लाइट सोर्स बहुत ही छोटा हो। नंबर टू, लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रफ सरफेस
और इरेगुलर सरफेस। और इरेगुलर सरफेस से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो में हम उसको कवर कर चुके हैं। तो हम जब भी कोई लाइट सोर्स लेंगे हमारे थ्योरी के हिसाब से या हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, वो क्या पहले तो क्या होगा, नंबर वन प्रॉपर्टीज हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट सोर्स जो हमें कंसीडर करनी है हमेशा। पहला नंबर एक प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ए बिग सोर्स एज कंपेयर टू मिरर, कि जिस साइज का आपने मिरर लिया है जो आपका सोर्स है वो उससे बहुत बड़ा है। नंबर टू, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड सोर्स इज वेरी लार्ज, मीन्स डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इसका एग्जांपल आप किससे ले सकते हो, जो हमारा सन है, जो सन है, सन इज ए आइडियल सोर्स, सन इज एन आइडियल लाइट सोर्स। कैसे, पहले तो सन हमसे बहुत दूरी पे है और दूसरा उसका साइज हमसे बहुत बड़ा है, तो उससे आने वाली रेज हमेशा की हमेशा क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, और इसी को लेके हमें चलना है। बिकॉज जब भी लाइट रेज कट करती हैं तो उससे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो हम इमेज मिरर से पहले ही नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी लाइट रेज एक दूसरे को मिरर से टकराने से पहले ही एक दूसरे को कट कर दे और पहले ही इमेज बना दे। ओके, तो इसलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि लाइट रेज हमेशा पैरेलल है, और वो पैरेलल कब रहेंगी, ये दो कंडीशन होने पे, कि लाइट सोर्स एक तो बहुत बड़ा हो और दूसरा हमसे बहुत दूर हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन मिरर के केस में, कि जो ये मिरर हम जो अब तक हमने इसको डिस्कस किया है, अगर इस मिरर के ऊपर एक बहुत दूर से आके कोई लाइट गिरती है तो उस केस में क्या होता है। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये सभी। तो सपोज कीजिए ये हमारा मिरर है, अब हम इसमें कुछ बेसिक चीजें डाल लेते हैं, जैसे कि नेम्स वगैरह। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, जहां पे जब ये मिरर को बनाया गया था तो मिरर एक स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो ये हमारा ये जो रेड लाइन है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से हम कुछ रेज लेके आते हैं। सपोज ये पहली रे है हमारी, तो क्या होता है, ये भी पहली रे आके स्ट्राइक करेगी, तो जब आप स्फेयर का ऐसे देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल, इसके नॉर्मल कैसे होगा, जब भी आपको मिरर पे नॉर्मल बनाना होगा तो आप क्या करोगे, जिस पॉइंट पे आपको मिरर पे नॉर्मल बनाना है, जैसे आपको यहाँ पे लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है तो आपको यहाँ पे नॉर्मल बनाना होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए, तो आप उस पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहां से लेके ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये नॉर्मल का काम करेगा। अब देखिए ये इनकमिंग रे है आपकी, ये नॉर्मल बन गया तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये बन जाएगा इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये रिफ्लेक्ट होके लगभग ऐसे जाएगी। तो सपोज ये इस पॉइंट से पास करेगी। तो हम इसको सेम कलर से ड्रॉ करेंगे, ग्रीन कलर से ही। तो ये रे रिफ्लेक्ट होके समथिंग लाइक दिस ऐसे ऐसे क्रॉस करेगी। ओके, तो ये थी होगी फर्स्ट लेयर। अब हम सेकंड लेयर बनाते हैं, जो उसको हम ब्लू से डिनोट करेंगे। ये हमारी सेकंड लेयर है जो यहाँ पे स्ट्राइक करती है। और जब हम इसके लिए नॉर्मल बनाएंगे तो देखिए इसके लिए नॉर्मल ये कुछ ऐसे बनेगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम वाइप कर देते हैं यहाँ पे। एंड लेट मी तो यहाँ पे नॉर्मल बन गया एंड ब्लू। तो जब ये लाइट पास होगी, इसका एंगल देखिए स्मॉल है, तो इसका रिफ्लेक्शन का एंगल भी स्मॉल ही होगा। तो इसका एंगल कुछ ऐसे रहेगा, ये लाइट कुछ पास होके ऐसे जाएगी। ओके, अब सपोज करते हैं कोई थर्ड लाइट आती है, उसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, और ये नीचे से आ रही है यहाँ से ऐसे, ये यहाँ पे आके टकराती है। अब इसके लिए भी नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी नॉर्मल। और ये हो गया इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लगभग इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, लगभग क्या एग्जैक्टली इक्वल होगा। जस्ट हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं एंगल्स को। सो ये रे रिफ्लेक्ट होके यहां से कुछ ऐसे जाएंगे। लेट मी चूज डिफरेंट कलर, इट इज रेड रे, सो हम इसके लिए रेड कलर यूज करते हैं। तो ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। अब हम फोर्थ रे लेते हैं, इसके लिए हम ये पिंक कलर यूज करते हैं। तो ये फोर्थ रे हो गई हमारी। जब इसके लिए नॉर्मल बनाएंगे तो फिर सेम प्रोसेस कि जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, और सेंटर ऑफ हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हम वो लेके जाएंगे। और ये इसका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से ऐसे बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जो रे है वो ऐसे जाएगी। सो समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप देखोगे कि ये सभी रेज ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट यहां पे है। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। तो आप क्या बोल सकते हो, फोकस इज ए पॉइंट वेयर लाइट रेज intersect after reflection, provided incoming light rays are parallel to each other। कि अगर इनकमिंग रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं
तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां पे वो फोकस करेंगी उसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। ठीक है। और आप अगर आप इसमें थोड़ा सा और एक वेरिएशन डाल के लिख सकते हो, हमने आपको बताया था कि ये जो इनकमिंग लाइट रेज है ये पैरेलल कब होती है, जब डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड सोर्स इज वेरी लार्ज, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी लार्ज हो। और इस डिस्टेंस को वेरी लार्ज डिस्टेंस को नॉर्मली क्या लिया जाता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस लिया जाता है कि बहुत दूर है। सो इसी को हम इस स्टेटमेंट में ऐड कर सकते हैं कि फोकस इज ए पॉइंट वेयर light rays intersect after reflection, provided light rays are coming from infinity, कि लाइट रेज है जो बहुत दूर से आ रही थी, और जब ऐसी लाइट रेज मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं तो उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट, और इसको नॉर्मली एफ से डिनोट किया जाता है। और फोकस पॉइंट में और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिफरेंस, ये इसको आर बोला जाता है। CR2P का जो डिस्टेंस है इसको आर बोला जाता है। तो फोकस पॉइंट में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, फोकस पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। और इसके लिए भी कंडीशन भी होती है कि लेंस शुड बी वेरी थिन, सॉरी मिरर थिन होना चाहिए, मिरर शुड बी वेरी थिन, एंड साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज। मीन्स जो मिरर है वो एक बहुत बड़े स्फेयर का हिस्सा होना चाहिए, मीन्स प्रैक्टिकली जो ये कर्व है ये कर्वेचर बहुत कम होना चाहिए उसका, मीन्स आपका जो मिरर है वो लगभग ऐसा होना चाहिए, लगभग स्ट्रेट। उस कंडीशन में ये रिलेशन होल्ड करता है। इसको एज इट प्रूव करना आपके पास नहीं है, हम कभी नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव भी करवा देंगे आपको जब हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, बट अभी के लिए हम इसके प्रूफ को स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो इतना आपके लिए नेसेसरी नहीं है। जस्ट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है कि ये टर्म्स क्या होती हैं और एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। और इन प्रैक्टिकल हमारे पास जितने भी मिरर्स होते हैं वो इसी शेप में होते हैं कि उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत लार्ज होता है। सो ये रिलेशन नॉर्मली होल्ड करता है। तो अब तक हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। पहला हमने जो केस डिस्कस किया कि उसमें इनफाइनाइट से लाइट आ रही है और वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है और उसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। अब हम इमेज के बारे में बात करेंगे कुछ कि क्योंकि आगे हमें इसके अलग अलग केसेस डिस्कस करने होंगे। अब तक तो हमने इसको इनफाइनाइट से लाइट को हम लेके आए थे, अब हम क्या करेंगे इसके थोड़े पास से लाइट को लेके आएंगे और फिर देखते हैं हम केसेस स्टडी करेंगे कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी कि कहाँ पे लाइट रेज फोकस होती है। तो उसके लिए जब फोकस होगी तो इमेज बनती है, तो पहले हमें ये पता करना होगा, ये तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो इमेज बनेगी वो उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सो अभी हम उस इमेज की ही प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और इमेज कब बनती है ये भी स्टडी करेंगे।
सो इमेज। तो पहला पॉइंट, व्हेन इट इज फॉर्म्ड, इमेज बनती कब है? तो इमेज कब बनेगी? इट इज फॉर्म्ड व्हेन reflected rays from mirror intersect at a point। जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तब जाके इमेज बनती है, जो यहां पे हुआ था। यहां पे सभी रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तब जाके इमेज बनी थी। दूसरा, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज के दो टाइप होते हैं। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल। तो पहले रियल डिस्कस करते हैं। तो रियल इमेज कब बनेगी? व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट rays actually intersect at some point, then real image is formed। और जो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, मीन्स रिवर्स। अब सेकंड होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? when light rays when reflected light rays does not meet actually or does not intersect actually, but only appears to intersect at some point। This type of image is known as virtual image। and it is always straight। ये हमेशा सीधी ही होती है। अभी आप में कुछ को डाउट आ सकता है कि सर आप बोल रहे हो कि आपस एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होती है, मींस एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इस फॉर्म में पॉसिबल है कि जब हम लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ले लें कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, तो कन्वेक्स मिरर की शेप कुछ ऐसे होती है। ये कन्वेक्स मिरर की शेप है। ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली।
सपोज ये हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और इस पर हम कुछ लाइट रेज डालते हैं। तो पहले हम इसका फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। सपोज ये इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके लिए पोल है, एंड इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पे होगा। सो दिस इज, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल। सी पोल इज पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हाँ सी, नॉर्मली सी से डिनोट किया जाता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके ऊपर हम दो लाइट रेज गिराते हैं, या कुछ लाइट रेज इसके ऊपर अगर हम डालते हैं तो ये पहली लाइट रे होगी जो ऐसे टकराएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये सपोज हम दूसरी लाइट रे लेते हैं, ये ऐसे टकराएगी और ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी, बिकॉज इसके जो नॉर्मल होंगे, इस केस में जो नॉर्मल्स होंगे वो कुछ ऐसे बनते हैं। सो ऐसे, तो ये एंगल्स यहाँ पे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ में दो रेज और डालते हैं, ये रे ऐसे आएगी और समथिंग लाइक दिस ऐसे चली जाएगी। लास्ट रेज लेते हैं एक और, ये रे ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। तो क्या होगा कि जैसे ये देखिए, ये रेस कभी सभी की सभी रिफ्लेक्ट हो गई और ये कभी मीट नहीं करने वाली। बट हमें क्या लगेगा, जो यहाँ पे पर्सन खड़ा होगा, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, कि जो ये रे है, दिस, ये पिंक वाली रे है, ये कहीं यहाँ पे यहाँ से आई है। ऐसी जो ब्लू वाली रे है वो कहीं यहाँ से आई है, हमें ऐसा अपीयर होगा। ऐसी, सॉरी, जो ये पिंक वाली लेयर है वो कहीं यहाँ से आई है, और सिमिलरली जो ग्रीन लेयर है वो कहीं यहाँ से आई है। तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे, हमें ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है, ये कहीं इस पॉइंट से आई हुई रेज है। और उस केस में इस पॉइंट से आई हुई रेज है, और ये इसका फोकस पॉइंट होता है कनकेव मिरर का, सॉरी कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर का ये फोकस पॉइंट यहाँ पे होता है। तो हमें ये लगेगा कि जैसे ये फोकस पॉइंट से निकल के आई हुई रेज है। तो इस केस में जो ये इमेज बनेगी, क्योंकि ये क्या बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, इस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। हमें यहाँ पे ऐसा अपीयर होगा कि ऐसे इमेज बन रही है। एक्चुअली लाइट फोकस नहीं हो रही, बट अपीयर टू बी फोकस, हमें ऐसा भ्रम हो रहा है कि लाइट फोकस हो रही है, उसकी वजह से हमें एक इमेज दिखाई देती है, उसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। इमेज दोनों ही दिखाई देती है, रियल भी दिखाई देती है, वर्चुअल भी दिखाई देती है। रियल इन रियलिटी क्रिएट होती है, और वर्चुअल जो हमारी आईज है वो एक गैप को फिल करती है हमारे माइंड के अंदर, कि जहाँ पे माइंड को ये लगता है कि रेज आ रही हैं बट कहाँ से आ रही हैं, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक इमेज क्रिएट कर देता है कि अगर रे कहीं से आ रही है तो यहाँ से आ रही होंगी, तो उसकी वजह से हमें एक वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। तो ऐसे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में जब हम फर्दर रे डायग्राम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इसके बाद कुछ और टर्म्स होती हैं इमेज से रिलेटेड, जैसे कि एक होती है टर्म जो होती है इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मीनिंग होता है रिवर्स इमेज। अगर ये लिखा हुआ है कि इमेज इन्वर्टेड मीन्स रिवर्स इमेज है, और नॉर्मली जो रियल इमेज होती है वही इन्वर्टेड होती है।
रियल इमेज ही आपको हमेशा उल्टी मिलेगी। एक और टर्म आती है इरेक्ट। इसका मीनिंग होता है व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ इमेज इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसको क्या बोला जाता है? देन इट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड में क्या होगा? ओरिएंटेशन रिवर्स होती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज इसका उल्टा मिलेगी। इरेक्ट में क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसे ही मिलेगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा हो जाए यहाँ पे तो इमेज भी उल्टी हो जाएगी। मीन्स अगर सेम ओरिएंटेशन है दैट इज इरेक्ट, अगर रिवर्स ओरिएंटेशन है दैट इज इन्वर्टेड। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप उल्टा कर दोगे, ऑब्जेक्ट को आप ऐसे उल्टा कर दोगे तो इमेज ऐसे बनेगी। और जो इरेक्ट होता है ये नॉर्मली किस में होता है? वर्चुअल इमेजेस में। जब भी रियल इमेज बनेगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगी, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो ऑलवेज इरेक्ट बनेगी। और एक लास्ट होता है इसमें दैट इज डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज एज कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। और ये भी किसके केस में होता है? ये भी रियल के केस में ही होता है कि इमेज इन्वर्टेड भी होती है और डिमिनिश्ड भी होती है। रियल इमेज इन्वर्टेड भी मिलेगी आपको, तो जो नॉर्मली क्या होगी, रियल इमेज होगी उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी। पहली तो इन्वर्टेड और दूसरी साथ में मिल सकती है डिमिनिश्ड। और साथ में एक और मिल सकती है जो डिमिनिश्ड का रिवर्स होती है, जिसको मैग्नीफाइड बोलते हैं। मैग्नीफाइड का मीनिंग हो जाएगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा साइज बड़ा। और जो वर्चुअल होती है, वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होगी एंड मैक्सिमम केसेस में मैग्नीफाइड भी होगी ही। सो इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने इमेजेस को कवर किया कि इमेज क्या कैसे बनती है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है। हमने जो मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, हमने उसके पोल के बारे में, उनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में देखा। हमने उनसे एक बेसिक इमेज सिस्टम बना के देखा कि कैसे एक सिंपल सी इमेज बनेगी। हमने आपको लाइट सोर्स के बारे में बताया कि जो लाइट सोर्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसे उससे पैरेलल रेज आती हैं और क्यों हम नॉन पैरेलल रेज वाला लाइट सोर्स नहीं लेते। सो इस लेक्चर में, इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। इससे आगे वाली क्लास में हम आपको डिफरेंट टाइप के रे डायग्राम्स की हेल्प से जो इमेजेस हैं, किसके केस में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर की दोनों के केस में जो इमेजेस के अलग अलग केसेस होते हैं वो सभी एक्सप्लेन करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ेंगे। एंड एज यूजुअल, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई हो, आपको ये लगा हो कि जो यहाँ पे बताया गया है वो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग, आपके समझ में आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस कर रहा है, then please consider sharing this video, liking it and subscribing to my channel, because like you there can be other people जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। एंड जितना आप शेयर करते हो, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जितना हमें जितना इस वीडियो पे हमें रिएक्शंस आते हैं, व्यूज़ आते हैं, उतना ही हमें
मोटिवेशन मिलता है कि दैट यस देयर इज अ डिमांड ऑफ सर्टेन टाइप सच टाइप ऑफ कंटेंट and we should make it. So it is a zero cost way for you to make us feel motivated. So please consider like, share and subscribe, and thanks for watching. We will meet in our next video.